Now the next topic is geometric progression. ठीक है, after completing the topic sequence arithmetic progression, the next progression is geometric progression. ठीक है, geometric progression क्या है as a definition? तो एपी में हमने क्या देखा था कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कोई भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा अगर वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो जो गिवन सीक्वेंस था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा. ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या आइडेंटिफिकेशन है, मतलब किस तरह के सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो ये है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो जो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा. मतलब उसकी कैंसिल आउट करने से जो एक टर्म आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट रेशियो. ठीक है, और वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट. तो यही डिफिनीशन में है, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर व्हिच फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो. नॉन जीरो का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकता, अगर फर्स्ट टर्म जीरो होगा तो उससे जो नेक्स्ट वाला टर्म है अगर वो नॉन जीरो भी हुआ तो जो हम कॉमन रेशियो निकालेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो उसके डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा. ठीक है, और वो फिर अनडिफाइन हो जाएगा. इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो, जिसका फर्स्ट टर्म नॉन जीरो हो, मतलब जीरो छोड़ के कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ईच ऑफ द टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी. दिस कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. कहने का मतलब क्या है कि वो सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म नॉन जीरो हो और कोई भी टर्म सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म प्राप्त हो, उसके प्रीसीडिंग टर्म्स को किसी उसके जो प्रीसीडिंग टर्म होगा उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, कोई एक ऐसा सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नेक्स्ट टर्म्स है वो आता जाए. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया A1, A2, A3, AN GP है, तो डिफिनेशन वाइज क्या होगा, A1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब A शुड बी नॉन जीरो, और A2, A3, A4 जो भी होगा वो सारे टर्म्स मिल जाएंगे इसके प्रीसीडिंग टर्म्स को किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करके. अगर मान लो कि A3 मुझे चाहिए तो A2 को पक्का किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमें A3 आ जाए. सिमिलरली मैं बोलूंगा A4 क्या होगा, तो A3 को किसी कांस्टेंट रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे A4 आ जाएगा. यही डिफिनीशन है. तो कहने का मतलब क्या है कि A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2, राइट, दैट इज इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1 इक्वल्स टू R. तो अगर मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे क्या है A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू R, तो यहाँ से A2 हम क्या बोल सकते हैं, A1 इंटू R. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं. तो ये जो डिफिनीशन था कि फर्स्ट टर्म नॉन जीरो होना चाहिए और जो नेक्स्ट टर्म्स है कोई भी टर्म्स इसके प्रीसीडिंग टर्म्स को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, कोई भी टर्म्स गेन किया जा सकता है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो यहाँ देखो A2 मुझे चाहिए तो इसका प्रीसीडिंग जो A1 है उसको R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दिस इज कांस्टेंट रेशियो. तो ये डिफिनीशन है, इट इज ए सीक्वेंस इन हिज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड any terms can be found by just multiplying by a certain quantity with its preceding term. ठीक है, this was the definition. अब जीपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, अगर मैं किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म A मान लूं और कॉमन रेशियो R मानूं, तो उस जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, AR स्क्वायर, ARN माइनस 1 एंड सो ऑन. अगर मान लिया जीपी फाइनाइट जीपी है तो A से लेके nth टर्म तक को हमने लिया, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, अगर यहां से यहां तक लेंगे तो दिस जीपी विल नॉन बी एज फाइनाइट जीपी. अगर मान लिया A इंटू आर की पावर n माइनस 1 के बाद भी टर्म्स आता जाए तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी. मतलब इस तरह के जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, इट इज गोइंग ऑन. ठीक है, AR टू दी पावर n माइनस 1 के बाद ही बहुत सारे टर्म्स है. तो यहां से लेके अगर यहां तक जा रहा है, इसे जैसे मैंने यहां लिखा है, यहां से अगर आगे बढ़ता ही जाए तो दिस इज इनफाइनाइट जीपी. अगर मान लिया यहां से लेके यहां तक है तो दिस इज फाइनाइट जीपी. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीपी. ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए क्या है
कि इन जीपी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड आर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हम बताए थे कि जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कॉमन रेशियो जीपी में 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है, 0 हो ही नहीं सकता, और कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। अगर मान लिया कोई भी टर्म 0 होगा तो कॉमन रेशियो निकालते वक्त वो टर्म जो 0 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर उसको अनडिफाइन कर देगा। इसलिए इन जीपी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड कॉमन रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, कॉमन रेशियो मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और इमेजिनरी। तो अर्थमेटिक में कॉमन रेशियो मे बी 0, बट यहाँ पे कॉमन रेशियो विल नॉट बी 0 बट पॉजिटिव, निगेटिव और इमेजिनरी इटसेल्फ। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चीज होगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं इन सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट ऑल आर वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, ठीक है। ये जीपी का जितना भी फॉर्मूला है वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए वहां भी ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो जब तक बोला नहीं जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, तब तक तो हमें रियल नंबर ही कंसीडर करना है, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर रियल नंबर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। तो जब तक बोला नहीं जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तब तक, मतलब मान लिया कि किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि लेट्स टेक 5 नंबर्स व्हिच आर इन एपी, तो आई हैव टू टेक रियल नंबर्स, आई हैव नॉट टू टेक एज कॉम्प्लेक्स नंबर। जब तक बोला नहीं जाए तब तक हमें रियल नंबर मान के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और जितने भी फॉर्मूलेस हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे वैलिड होंगे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम कॉमन रेशियो इमेजिनरी भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और इमेजिनरी भी होगा। अर्थमेटिक में 0 होता था, यहाँ 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लिया इफ आर इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है, अगर मान लिया कॉमन रेशियो, ठीक है, अगर मान लिया कॉमन रेशियो 1 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जीपी, ठीक है। तो अगर मान लिया r इक्वल्स टू 1 आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जीपी, ठीक है। इफ r इक्वल्स टू 1 दैट इज यूनिटी, देन जीपी विल बी कंसिडर्ड एज द कांस्टेंट जीपी, ठीक है। मतलब उस सीक्वेंस का टर्म्स क्या होगा, जैसे 5 5 5 5 5, ठीक है, मतलब सारे टर्म्स 5 ही होंगे। अगर 2 है तो सारे टर्म्स 2 ही होंगे, ताकि अगर मैं किसी भी टर्म को किसी टर्म से डिवाइड करूं तो वी विल गेट 1 ओनली। तो इस तरह के जीपी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट जीपी, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, 1। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी हम किसको बोलेंगे, जैसे वहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि अगर मान लिया कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम बोल देंगे इंक्रीजिंग एपी, अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। अगर 0 है तो कांस्टेंट एपी। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी में हम कैसे बताएं, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को लेकर कंसीडर करके हमें बताना है कि किस तरह के जीपी को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे और किस तरह के जीपी को हम डिक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल को लेके समझेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 4 8 16 इस तरह का जीपी ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, और कॉमन रेशियो जो है, ठीक है, कॉमन रेशियो वो भी ग्रेटर देन 1 है। तो अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है किसी भी जीपी सीक्वेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर कोई भी जीपी है जिसके रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है तो उस तरह के जीपी को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी। मतलब किसी भी जीपी का अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो और कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अगर मान लिया इसी के साथ अगर हम निगेटिव लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, लेस देन 0, ठीक है, और कॉमन रेशियो जो है वो स्टिल ग्रेटर देन 1 है। लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग जीपी है, नहीं, दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो टर्म्स क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ -2 है, फिर -4 -8 -16, ठीक है। तो जो टर्म्स है इस जीपी का वो छोटा हो रहा है आगे बढ़ने से, सो इट इज गेटिंग लोअर बाय जस्ट गोइंग अहेड। ये सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं घटते क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह के जीपी को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग जीपी। जबकि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 था और यहाँ भी r ग्रेटर देन 1, ठीक है, और यहाँ भी r ग्रेटर देन 1, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन 0 था और इसका फर्स्ट टर्म लेस देन 0 है।
तो ये इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ दिख भी रहा है कि 2, 4, 8, 6 करस्पॉन्डिंगली ये इंक्रीज होते जा रहा है। दैट्स वाई दिस इज इंक्रीजिंग जीपी। और ये क्या है, आगे बढ़ने से घटता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग जीपी। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगेन हमने एक एग्जांपल लिया 1/2, 1/4, 1/8। तो यहाँ पर ए क्या है, पॉजिटिव है, बट रेशियो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 इसके बीच ही है। तो यहाँ पे देख लो 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। तो आगे बढ़ने से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो ये दोनों सारे केस हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं डिक्रीजिंग जीपी के लिए क्या केस है, तो ए ग्रेटर देन 0 एंड आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो उस तरह के जीपी को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग जीपी। अब इस इन्फॉर्मेशन पे तुम कोई भी एग्जांपल लो, वो डिक्रीजिंग जीपी के अंदर आएगा। मान लिया कोई भी सीक्वेंस दे दिया जो कि जीपी है, और फिर मैं पूछूं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो फिर हमें ये कंडीशन अप्लाई करना है कि क्या उस जीपी का ए ग्रेटर देन 0 है। तो यस, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच है, तो वो जो जीपी दिया है और मेरे से पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, अगर ये इस इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाइड करता है तो हम बोलेंगे यस दैट गिवन जीपी इज डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, और इंक्रीजिंग कब होगा, तो उसका भी हमने कंडीशन दे दिया है। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस तरह के जीपी को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी। अगर मान लिया इसी में अगर मैं निगेटिव साइन ले लूं, ठीक है, तो आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, और मुझे पता है निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है, ठीक है, उतना छोटा होता है। तो अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो 1/4 है वो छोटा है, 1/8 छोटा है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, टर्म्स ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है अपने पिछले वाले टर्म से। इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या है, ए लेस देन 0 बट स्टिल आर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग जीपी का कंडीशन हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई भी जीपी है, तो उस तरह के जीपी को हम इंक्रीजिंग जीपी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लिया किसी सीक्वेंस का टर्म्स अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है, तो उस तरह के जीपी को ना तो हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं और ना ही डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जीपी है बट नाइदर इंक्रीजिंग, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे ना ही डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। और एग्जाम्पल्स तो हम अपने मन से भी कुछ भी ले लें, ठीक है, फिर हम वहां पे देखेंगे क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो कंडीशंस दिखाना है लगा के, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करते तो इंक्रीजिंग जीपी और डिक्रीजिंग जीपी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे कंडीशंस को याद नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के थ्रू याद करना है। ठीक है, अगर मान लिया कहीं जरूरत पड़े तो देन एंड देयर यू कैन जस्ट राइट द एग्जांपल्स एंड यू कैन राइट द कंडीशंस फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी एज वेल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज nth टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो, हमने कॉमन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी का वो हम बोले थे ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम nth टर्म ऑफ जीपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 1 - 1। सेकेंड टर्म क्या है, ए आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू आर की पावर 2 - 1। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटू आर की पावर 3 - 1। तो यहाँ से nth टर्म क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर की पावर n - 1। ठीक है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 - 1, सेकेंड टर्म है तो 2 - 1, फर्स्ट टर्म है तो 1 - 1, तो nth टर्म है तो n - 1। तो यहाँ से जो nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ जीपी है उसका फॉर्मूला आ गया, जो कि ये है। ठीक है, अब कुछ नोट क्या है, इन ए फाइनाइट जीपी ऑफ n टर्म्स, कोई भी फाइनाइट जीपी में जिसके पास n टर्म्स है, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम पढ़े थे। द सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी ये था, लेकिन वहां पे समेशन था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, कि किसी भी फाइनाइट जीपी में जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का, ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब अगर फर्स्ट से सेकेंड टर्म है तो लास्ट से भी सेकेंड टर्म होना चाहिए। तो उस तरह टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ये जीपी है, तो अब अगर मैं ये ले रहा हूँ फर्स्ट से सेकेंड टर्म, ठीक है, और ये मैं 32 तक ही ले रहा हूँ, ठीक है, ये जीपी यही तक है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से फर्स्ट से सेकेंड टर्म क्या है 4,
और लास्ट से सेकेंड टर्म क्या है 16। तो यही थियरी है, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। एंड से भी ये सेकेंड टर्म और बिगिनिंग से भी ये सेकेंड टर्म, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 16 और 4 का, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वो दिख भी रहा है, 16 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा 64 और 32 इंटू 2 क्या होगा 64, तो दोनों बराबर है। यही चीज बोला गया था। इन ए फाइनाइट जीपी ऑफ एन टर्म्स द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, समेशन द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट में हमने लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, अगर कोई भी 3 नंबर्स जीपी में है तो वहां से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो वहां से हम बोले थे 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। कहां से हुआ, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वहां से हम b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी करके हम रिलेशन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी लिख पाए थे। सिमिलरली ए बी सी अगर जीपी में है तो हम बोल सकते हैं अगर ये जीपी में है तो b बाई ए पक्का बराबर होगा c बाई बी, ठीक है, कॉमन रेशियो सेम होगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा AC। तो दिस इज द कंडीशन। तो इन सम क्वेश्चन वी नीड दिस इंफॉर्मेशन। तो वहां पे हम डायरेक्टली मतलब थोड़ा सा फास्टली कैलकुलेशन हो सकता है। मुझे पता है अगर ABC GP है तो हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC, और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। दैट्स व्हाई दिस केम अंडर नोट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगर मान लिया कोई सीक्वेंस जीपी में है और उसके n टर्म्स दिए हुए हैं, अब उस जीपी के समेशन ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने माना फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, Sn इज डिनोटिंग सम ऑफ n टर्म्स, R इज कॉमन रेशियो एंड n इज डिनोटिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहां से जो Sn है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ n टर्म्स, और यही निकालना है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस a इंटू आर की पावर n माइनस 1। फिर हमने क्या किया, इसी Sn को r से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस Sn को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू Sn, अगर हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ar हो जाएगा, ये ar स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n। अब हमने क्या किया, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इस दोनों को हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने से क्या हुआ, यहाँ पे Sn हम कॉमन ले लिए और अंदर क्या बचा 1 माइनस आर। जब हम ये फर्स्ट में से अगर मैं सेकेंड को, ठीक है, इसमें से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूं तो Sn बाहर आ जाएगा और ये क्या होगा 1 माइनस आर, ठीक है, और ये जो है वो करते जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, मतलब a माइनस ए इंटू आर की पावर, ठीक है। तो यहाँ से Sn क्या आ जाएगा, यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन, और ये जो है 1 माइनस आर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। किसी भी जीपी के n टर्म्स का समेशन का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, ये। अगर मान लिया 1 माइनस आर लिख रहा हूं तो r शुड बी लेस देन 1, ठीक है। वैसे तुम माइनस कॉमन लोगे तो फिर ये एक्सप्रेशन आ ही जाएगा। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल ये एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे व्हेन r लेस देन 1, ठीक है, पॉजिटिव बना रहे, ठीक है। अगर मान लिया कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये यूज कर लो, ठीक है। अगर मान लिया कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये ले लो। वैसे हम ये भी यूज करें दोनों केस के लिए तो इट डजंट मेक एनी सेंस, तो भी सही होगा, बट स्टिल हमने लिख लिया। अगर r लेस देन 1 है तो ये लिखा, r ग्रेटर देन 1 है तो ये लिखा। अगर मान लिया इसी में अगर मैं r ग्रेटर देन 1 लिखूं, ठीक है, तो r ग्रेटर देन 1 हुआ मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा, फिर निगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके फिर वही चीज आ जाएगा। और यहां से भी अगर तुम न्यूमरेटर में से निगेटिव बाहर निकालो और डिनोमिनेटर में से निगेटिव बाहर निकालो, ठीक है, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहां से हम नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला हुआ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। अब जीपी में नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम प्रॉपर्टीज पढ़ते डिफरेंट, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी, ठीक है, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है।
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट अगर जीपी में है, ठीक है, अगर ये जीपी में है और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई भी, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा। वो हम अर्थमेटिक में बोले थे कि अगर मान लिया A1 A2 A3 एपी में है तो उसमें कोई भी टर्म से सब्सट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होगा, एपी में होगा। सिमिलरली अगर मान लिया A1 A2 A3 जीपी में है तो अब इसमें मल्टीप्लीकेशन को लेके करना है, ठीक है, ताकि हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जो कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा और कॉमन रेशियो सेम होगा, कॉमन रेशियो विल बी सेम। अब यहाँ पे प्रूफिंग के लिए हम अपने तरफ से एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहीं पे देखो कि अगर मैं, जैसे यहीं पे अगर मैं ये ले लूं, अब अगर मैं इस थ्रू आउट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 8, तो 8/4 2। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो अभी भी जीपी में है और कॉमन रेशियो सेम है, पहले भी 2 आफ्टर भी 2। तो किसी भी जीपी में अगर तुम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो देन यू विल गेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस एज ए जीपी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर A1 A2 A3, ठीक है, अगर A1 A2 A3 ये जीपी में है विद कॉमन रेशियो आर, देन कोई भी नंबर से अगर तुम एडिशन करो या सब्सट्रैक्ट करो तो वो जीपी में नहीं होगा, वेयर k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर ये A1 A2 A3 एपी में होता तो ये एपी में होता, ठीक है। तो हम ये को रिलेट करके हम प्रॉपर्टीज को इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं, लेकिन ये जीपी में नहीं होगा जहां पे k नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मान लिया k 0 हो जाएगा तब तो ये A1 प्लस माइनस k बोलो या A1 बोलो सेम ही चीज है, तब तो ये जीपी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने k नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। नाउ द थर्ड वन इज कि मान लिया A1 A2 A3 जीपी है विद कॉमन रेशियो r, तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी होगा विद कॉमन रेशियो 1/r। जैसे 2 4 8, अब इसका रेसिप्रोकल करो 1/2 1/4 1/8, तो पहले कॉमन रेशियो क्या था 2, अब रेसिप्रोकल करने से ये जीपी है, यस। अब कॉमन रेशियो क्या होगा, तो 1/4 अपॉन 1/2 1/2, मतलब जो कॉमन रेशियो पहले था दैट इज 2 वो 1/2 हो गया, मतलब वो भी रेसिप्रोकल हो गया। तो अगर मान लिया कोई भी सीक्वेंस जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा और जो कॉमन रेशियो होगा वो जो पहले कॉमन रेशियो था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर मान लिया A1 A2 A3 जीपी में है तो उस पर तुम कोई भी पावर लगा दो दैट इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, जैसे 2 4 8 है, अब हमने सब में पावर दे दिया 3, 2 की पावर 3 4 की पावर 3, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जीपी है और कॉमन रेशियो जो होगा वो भी r की पावर n हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 क्या होगा 2 की पावर 3, मतलब कॉमन रेशियो r ही है, बस पावर जो है उस पे आ गया। तो ये हमने लिखा है कॉमन रेशियो r की पावर n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो उस सारे टर्म्स में अगर हम लॉग लगा दें एंड एट द सेम टाइम जो एंटिटी है AI आर्गुमेंट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब A1 A2 A3, मतलब ये A1 A2 A3 अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो उस सारे में अगर मैं लॉग लगा दूं, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, और उसमें अगर मैं सब में लॉग लगा दूं तो जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया कोई भी सीक्वेंस जीपी में है एंड उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है तो अब उस सीक्वेंस में अगर हम सारे टर्म्स में लॉग लगा दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो एपी हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो होगा वो अगर पहले आर था तो बाद में क्या हो जाएगा लॉग आर, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा log A2 माइनस log A1, तो log A2 माइनस log A1 को हम क्या लिख सकते हैं log A/B, और फिर log A/B क्या हो जाएगा log R, मतलब कॉमन रेशियो जो 2 था तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा एपी में log R, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा log R, मतलब पहले जो कॉमन रेशियो था दैट इज ग्रेटर देन 0,
उसका लॉग भी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे ये 4 था, ये 2 था, तो log 4 तो माइनस log 2, तो क्या होगा log 4/2, तो log 2। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर A1 A2 A3 जीपी में है विद कॉमन रेशियो R1 एंड B1 B2 B3 वो भी जीपी में है विद कॉमन रेशियो R2, तो एपी में प्रोडक्ट करने से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस था वो एपी नहीं होता था, लेकिन अगर मैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करूं तो वो एपी में था। तो जीपी में उल्टा होता है, अगर मैं प्रोडक्ट करूं या डिवाइड करूं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी क्या होगा, जीपी में होगा। प्रोडक्ट कर रहा हूं तो R इंटू R2, डिवाइड कर रहा हूं तो R1/R2। ठीक है, और कोई भी टर्म्स जीरो नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स। तो जैसे ये 2 4 8 है और ये 3 6, ठीक है, और ये 18, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने, इसका कॉमन रेशियो क्या है 2, इसका कॉमन रेशियो क्या है 3, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा वो R1 और R2 दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हम एग्जांपल अपने तरफ से कुछ भी लेके देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है, अब एपी में क्या था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने से जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी था, और ये प्रोडक्ट और डिवाइड करने से एपी नहीं था। जीपी में उल्टा है, ये करने से जीपी है और ये करने से जीपी नहीं है। तो इस तरह से को रिलेट करके वी कैन मेमोराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड वी कैन ऑल्सो टेकिंग एग्जाम्पल एंड वेरीफाइंग कि दिस प्रॉपर्टीज आर होल्ड फॉर द गिवन एग्जाम्पल आर नॉट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर मान लिया कि किसी क्वेश्चन में अगर मुझे 3 नंबर्स लेना पड़े अपने तरफ से जो कि जीपी में है और उसका प्रोडक्ट गिवन है जस्ट लाइक एपी, जैसे वहां पे 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज गिवन, तो A - D A प्लस डी, A और A प्लस डी लेते थे। उसी तरह से जीपी में भी अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में मुझे अपने तरफ से कोई भी नंबर जीपी में है वो लेना पड़े और जिसका प्रोडक्ट गिवन रहेगा, तो मैं ले सकता हूँ A/R, A AR। ठीक है, अगर 3 नंबर्स हो तो, अगर 5 नंबर्स आर इन जीपी हो तो हम ये प्रेफर करेंगे A/AR² AR A AR AR²। ठीक है, तो दीज 5 नंबर्स विल बी टेकन एज द नंबर्स विच आर इन जीपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर प्रोडक्ट गिवन है तो। ठीक है, अगर 4 नंबर्स है तो ये A/RQ AR AR ARQ। ठीक है, तो इस सारे को हम यूज भगअप कर लेंगे विद अंडरस्टैंडिंग, और किसी क्वेश्चन में अगर मुझे जरूरत पड़े कि अगर मुझे लेना है एंड हुज प्रोडक्ट इज गिवन, तो आई कैन प्रेफर दिस। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे अगर मैं ये ले रहा हूँ और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अगर इस सारे टर्म्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो ये RQ और ऊपर भी RQ कट जाएगा, फिर एक ही अननोन बचेगा। ठीक है, और फिर हम इजिली जो अननोन थिंग्स है उसको निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर टेकन एज द नंबर्स विच आर इन जीपी। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जीपी में, मतलब नेक्स्ट रीडिंग क्या है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि इफ A B C आर इन AP, तो जो मिडिल वाला टर्म था वो अपने आप AP हो जाता था A और C का। इसी तरह से अगर A B C जीपी में हो तो जो बीच वाला है वो A और C का क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AC। ठीक है, और अगर अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स निकालना हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस नंबर्स, और फिर देखेंगे कितना है, n है तो पावर 1/n। जैसे यहाँ पे 2 था तो इसको हम लिख सकते हैं AC की पावर 1/2। रूट के अंदर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो हम लिख सकते हैं AC टू दी पावर 1/2। रूट AC को हम ये भी लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं। अगर बहुत सारा नंबर हो तब उसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लिखना हो तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, और फिर देखेंगे ये कितना है, A1 1 2 3 कितना है, n है तो पावर 1/n। यहाँ 2 था तो पावर 1/2, 3 होगा तो 1/3। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि G इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AB हम बोल सकते हैं अगर मान लिया दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर मान लिया A और B दोनों पॉजिटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AP। ठीक है, अगर मान लिया दोनों नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। अगर मान लिया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट, उसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है। नाउ इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पे भी था इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर हम एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करें तो वही मैकेनिज्म है। अगर ए और बी कोई दो नंबर्स है और उसके बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा, ठीक है। अब यहां से जो बी है वो क्या है, एन प्लस टू एथ टर्म, और एन प्लस टू एथ टर्म जनरल फॉर्म से, मतलब जनरल टर्म्स के फॉर्मूला से हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे nth टर्म था तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन, अगर n प्लस टू एथ टर्म है तो a इंटू आर की पावर n प्लस टू माइनस वन, तो यहां से a इंटू आर की पावर n प्लस वन ये आ जाएगा, ठीक है, b जो है, ठीक है। तो यहां से r क्या होगा, b अपॉन a की पावर वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो यहां से कॉमन रेशियो क्या आएगा, ये, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस कॉमन रेशियो को हमें डायरेक्टली याद रखना है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड देन एंड देयर यू कैन राइट दिस n प्लस टू एथ टर्म। अब वो 6 टर्म हो सकता है, 8 टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां से हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे या हम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें। जैसे एपी में क्या था, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे जीपी में क्या है, b अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो अगर r निकल गया तो करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मीन जो इंसर्ट किया गया वो हम निकाल सकते हैं। तो g1 क्या होगा AR, g2 क्या होगा AR स्क्वायर, तो ये हम करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। और फिर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अर्थमेटिक मीन में हम बोले थे इंसर्टिंग वाला में कि अगर A1 बोल रहा है तो A प्लस टी, A2 बोल रहा है तो A प्लस टू डी, A3 बोल रहा है तो A प्लस थ्री डी, मतलब जो भी ज्योमेट्रिक मीन्स है, जो भी सफिक्स इसका वही डी के साथ होगा, मतलब A3 तो A प्लस थ्री डी। लेकिन अगर मैं टर्म्स बोलूं, टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक, अगर मैं टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स बोलूं तो वहां पे अगर सेकेंड टर्म है तो a प्लस डी, एक घट जाता है, थर्ड है तो a प्लस टू डी, फोर्थ है तो a प्लस थ्री डी। लेकिन अगर a1 a2 a3 की बात करें तो a3 तो a प्लस थ्री डी, फोर तो फोर डी, फाइव तो फाइव डी, ये ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन में भी g1 है तो AR, g2 है तो AR स्क्वायर, g3 तो AR क्यू, और R का फॉर्मूला हमें पता ही चल गया, ठीक है। तो दिस शुड बी देयर, तो यहाँ हो गया। और इसमें अगेन नोट क्या है, जैसे अर्थमेटिक मीन में हम बोले थे द सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स इक्वल्स टू द n टाइम्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर a एंड b। उसी तरह से जो भी ज्योमेट्रिक मीन्स हम इंसर्ट करने बिटवीन a एंड b, उन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं g1 इंटू g2 इंटू g3 एंड सो ऑन gn इक्वल्स टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ab का पावर n, या हम ये भी बोल सकते हैं ab की पावर n/2, ये बोल रहा है। तो इज इक्वल टू जो होगा वो nth पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, और a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ab, और उसका nth पावर क्या होगा, तो ये हमने लिखा, ठीक है, ये हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि अगर मान लिया a एंड b भी टू रियल पॉजिटिव, अगर हम a और b दो रियल पॉजिटिव नंबर लें जो कि अनइक्वल है, बराबर नहीं है, एंड a एंड g आर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन देम, अगर हम a और b कोई दो पॉजिटिव नंबर्स लें, ठीक है, जो कि बराबर नहीं है, अनइक्वल है, और फिर हम बोले कि a और g उसका अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, तो बाय फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे, जो अर्थमेटिक मीन है वो हम क्या बोलेंगे, a इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू एंड ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो पहले तो हम क्या बोले कि अगर मान लिया a और b दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो अनइक्वल है, और a और g अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन देम, तो पहला a एंड b आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब जो प्रूफ डेट, हम ऐसे बोल सकते हैं प्रूफ डेट कि a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि a और b पॉजिटिव है और अनइक्वल है, ठीक है, तो a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, यही दिया हुआ है, ठीक है। और अगर a और b रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो a और b के लिए जो अलग अलग एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, दिस वन। तो ये तो हम बोल ही सकते हैं कहाँ से, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स निकालना है, तो हम या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से रूट्स निकालते हैं, या x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसके रूट्स a और b है, तो वो a और b को हम, ठीक है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई अपॉन 2 फॉर्मूला पे सेट करके ये एक्सप्रेशन प्रूव कर सकते हैं, और यही बोला है। तो प्रूफिंग में फिर हम स्टार्ट हो गए कि ए और बी गिवन है, तो एंड ए अर्थमेटिक मीन है, तो ए इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, तो यहां से ए बी इक्वल्स टू 2a। सिमिलरली जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो यहां से ए बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर, ठीक है। और फिर जो हेडिंग था उसमें क्या दिया है कि ए और बी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर मैं ए और बी एज दी रूट्स लूं तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। इफ ए एंड बी विल बी टेकन एज दी रूट्स, देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी टेकन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस, और ए और बी रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा ए बी, तो ये हम लिख लिए, ठीक है। और फिर यहाँ से a प्लस बी की जगह हम यहाँ पे क्या है 2a, तो यहाँ 2a रख देंगे। ए बी की जगह यहाँ क्या है जी स्क्वायर, तो यहाँ जी स्क्वायर लिख लेंगे। तो फिर जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करने बोला था ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रूविंग हो जाएगा, ठीक है। और तो ये आ गया, ठीक है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे पता है ये फॉर्मूला, तो अब इस फॉर्मूला पे सेट करके हम इसके जो रूट्स हैं ए और बी जो हम माने हैं वो आ जाएगा। तो ए कोमा बी क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस बी, ठीक है। तो बी तो पहले से निगेटिव है तो माइनस 2a, और उसके पीछे माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया अपॉन 2a, तो ये तो 1 है। फिर यहाँ से 2a माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस माइनस, ठीक है, a प्लस जी इंटू a माइनस जी, ठीक है। और ये फिर 4 बाहर आएगा तो 2 कट जाएगा। तो जो गिवन 2 एक्सप्रेशंस था उसको हमने प्रूव कर दिया और प्रूव हो गया, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट, ठीक है। इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द थियरी पार्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड वी विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन और बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज जस्ट गो थ्रू द थियरी पार्ट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, and after if you will go through the theory parts well, then you can go for the exercise and you can solve the question very easily, ठीक है।